हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यू पी ट्रिपल सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। मतलब कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कब कौन से सन में हुई थी। मतलब जो है भारतीय शासन अधिनियम या कब हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव या कब आया था, अगस्त प्रस्ताव जो है या कब आया था, और वेवेल योजना या कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी। भारत शासन अधिनियम जो है या कब आया था, या 1935 में आया था। क्रिप्स मिशन या 1942 1942 में। अगस्त प्रस्ताव या 1940 में आया था। और वेवेल योजना जो है 1945 में स्टार्ट हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत शासन अधिनियम 1935 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में एंड वेवेल योजना जो है 1945 में स्टार्ट हुई थी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और भारत शासन अधिनियम तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ऑप्शन ए है दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय एंड ऑप्शन डी है गोलमेज सम्मेलन के समय। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो यह दिया था ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और पूछा जाता है कि अगर दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कब स्टार्ट हुआ था। तो यह स्टार्ट हुआ था 1919। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाता है तो यह 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और गोलमेज सम्मेलन के समय, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो है 3 हुए थे। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1930 में। सेकंड कब हुआ था? यह हुआ था 1931 में। थर्ड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 में। और 31 में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोल सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ये पूछा जाता है कि तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वह लिया था भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला जो है 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। और जो है सेकंड में है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो भीमराव अम्बेडकर थे ना, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, जब रोलेट एक्ट पास हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है बारदोली एंड ऑप्शन डी है खेड़ा। तो इनमें से कौन सा सत्याग्रह जो था, इसमें
महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारदौली। बारदौली सत्याग्रह जो था इसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, बारदौली और खेड़ा, इन सब में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह हुआ था 1928। 1928 में या गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है सरदार ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और पूछा जाता है खेड़ा कब हुआ था, तो खेड़ा हुआ था 1918 में, 1918 में हुआ था। और यह भी गुजरात में हुआ था, गुजरात में यह भी हुआ था। बारदौली भी 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और खेड़ा जो है 1918 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व मतलब इस 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। और यह भी गुजरात में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में, 1942 में। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा कि जो है ऐसा कौन सा नेतृत्व है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, तो यह है बारदौली। और अगर पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो यह 1942 में स्टार्ट हुआ। बारदौली कब हुआ था, तो यह 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर खेड़ा पूछा जाता है तो यह 1918 में भी गुजरात में ये भी हुआ था। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर इसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोट का युद्ध और खानवा का युद्ध, ये कौन से सन में हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग को पता होगा कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, चौसा का, तालीकोटा का, खानवा का ये कब हुए थे, तभी आप लोग उसको क्रमानुसार कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है, आप लोग पहले देख लीजिए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1540 में, 1540 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? यह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1539 में, 1539 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? यह भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध ये हुआ था 1565 में, 1565 में। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1527 में। यह किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। अगर मान लो नहीं पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए, तब भी ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ऐसे ही है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, बिलग्राम, तो यह हुआ था 1540 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, यह भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और जो है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध है यह भी 1540 में हुआ था। ऐसे ही पूछे जाते हैं कई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले ये चौसा का युद्ध हुआ था, फिर हुआ कन्नौज का, नहीं सॉरी, सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था चौसा का युद्ध। तो पहले चौथा होगा, फिर दूसरा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले चौथा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा। क्योंकि सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था चौसा का युद्ध,
फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध और सबसे लास्ट में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मैं फिर से लिख देती हूँ, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं सन नोट कर देती हूँ। 1539 तालीकोट का कब हुआ था? 1565 और ये 1527। तो सबसे पहले 4th, 2nd, 1st एंड 3rd। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री, ऑप्शन बी है 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी है 8 महान सेनापति एंड ऑप्शन डी है 8 परामर्शदाता। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि जो थे या कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए है अमोघवर्ष फर्स्ट, ऑप्शन बी है दंती दुर्ग, ऑप्शन सी है ध्रुव एंड ऑप्शन डी है कृष्ण फर्स्ट। तो निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दंती दुर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन करके बताइए कि कौन सा किससे संबंधित है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये किससे संबंधित हैं? या सैंड्रोकोटस और बिंदुसार या अमित्रघात, अशोक जो है या प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य जो है या सैंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक जो है प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है छंदोग्योपनिषद एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यमेव जयते है या किससे लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, काठमांडू किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया एंड ऑप्शन डी है इटली। तो काठमांडू जो है कहाँ की राजधानी है? तो यह है नेपाल की। इसे आप लोग को याद रखना है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? ऑप्शन ए है अरब का मरुस्थल, ऑप्शन बी है अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी है गोबी मरुस्थल एंड ऑप्शन डी है थार का मरुस्थल। तो पृथ्वी का सबसे जो है शुष्क क्षेत्र या कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा जो मरुस्थल है यह पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है केरल। तो किस राज्य में जो है मानस टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी असम। असम में जो है मानस जो टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है भूटान। तो एलएसी जो है या किसके बीच की रेखा है? तो आप लोग को पता होगा या चाइना के बीच है। एलएसी जो है या चाइना के बीच है। अगर एलओसी पूछा होता तो यह पाकिस्तान होता। आप लोग याद रखिएगा कि एलएसी पूछा जाएगा तो चाइना होगा, एलओसी पूछा जाएगा तब पाकिस्तान होगा। डिफरेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है हथकरघा क्षेत्र के विकास से, ऑप्शन बी है रोजगार में लिंग भेद से, ऑप्शन सी है बाल श्रम की समाप्ति से, एंड ऑप्शन डी है कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर से पूछा जाता है कि मीरा सेठ जो समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सा हथकरघा क्षेत्र के विकास से। मीरा सेठ का संबंध हथकरघा क्षेत्र के विकास से था। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद का 2.0% एंड ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद का 3.0%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% जो है प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है 2022-23 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है पते का प्रमाण, ऑप्शन बी है पहचान का प्रमाण, ऑप्शन सी है पंजीकृत करदाता का प्रमाण एंड ऑप्शन डी है जन्म तिथि का प्रमाण। जन्म तिथि होगा यहाँ पे। तो आयकर जो पैन कार्ड है यह किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पते का प्रमाण। बाकी पहचान का प्रमाण, पंजीकृत और जन्म तिथि का प्रमाण के लिए पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है, बाकी पते के प्रमाण के लिए पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि है। ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1952 एंड ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1952। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है यह किस तिथि को हुआ था? तो इसका हुआ था 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ऑप्शन ए है हैरो डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी मॉडल एंड ऑप्शन डी है जेल नेहरू मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, हैरो डोमर मॉडल। यह पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी है मीरा कुमार एंड ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है यह लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं उसे किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है अध्यक्ष लोकसभा एंड ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति जो है अपना जो इस्तीफा देता है या किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जो उपराष्ट्रपति होता है यह अपना इस्तीफा किसे देता है? तो यह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है या उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है और जो उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को इस्तीफा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर,
ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है एम अनंत सैनम अयंगर एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर पीवी चेरियन। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, एम अनंत सैनम अयंगर। अयंगर आप लोग याद रखिएगा, बाकी आगे का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे ये अयंगर थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ऑप्शन है 352, ऑप्शन बी है 148, ऑप्शन सी है 156 एंड ऑप्शन डी है 280। तो ये जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी 148 में। 148 में महालेखा लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है अल्फा पार्टिकल एंड ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है इसका क्या नाम होता है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है इसे पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी है थर्मोमीटर। तो वायु दाब को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैरोमीटर। वायु दाब जो है यह बैरोमीटर से नापा जाता है और तापमान जो होता है यह थर्मोमीटर से नापा जाता है। तापमान जो होता है यह थर्मोमीटर से नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता नापी जाती है, आर्द्रता। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो है बैरोमीटर से वायु दाब, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता एंड थर्मोमीटर से तापमान। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है एसीटोन, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है फार्मेल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी है एथेनॉल। तो जो सिरके का रासायनिक नाम है इसका नाम क्या है? तो यह है एसिटिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है इसका रासायनिक सूत्र, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, रूपांतरित तना और उदाहरण। तो प्रकंद जो है या किसका है और बल्ब कंद। तो इधर प्याज, अदरक और आलू दिए गए हैं उदाहरण में। तो इस किसका तना जो है ये किससे है यह सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर है प्रकंद जो होता है यह अदरक से है, अदरक से, और बल्ब प्याज से, कंद जो है आलू से। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है BAC। प्रकंद जो है अदरक से है, बल्ब जो है प्याज से है, कंद जो है या आलू से है। क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएँ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF जो है या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, DPT का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पिटूसिस डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटेनस। इसे आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि DPT का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस एंड T से टिटेनस। तो ये किस प्रकार का होता है? प्रति विषाणु टीका है, या ऑप्शन बी है प्रति प्रोटोजोअन टीका है,
ऑप्शन सी है प्रतिरिकेट्सियल टीका है एंड ऑप्शन डी है एक संयुक्त टीका है। तो जो डीपीटी है किस प्रकार का टीका है, तो यह है एक संयुक्त टीका है। डीपीटी किस तरह का टीका है, यह एक संयुक्त टीका है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि डीपीटी एक संयुक्त टीका है। इसका फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टेटनस है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोगों को क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।